मैं पहले इकबाल ममदानी साहब के जाता हूं, फिर प्रदीप सर आपके पास आता हूं। इकबाल जी, लगातार जो मैंने भी शुरुआत में कहा कि दुनिया की निगाह नजर इस केस पर थी, और बड़ी ये था कि देखिए अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, तो वो जो खुद सुप्रीम कोर्ट की लाइन थी कि जेल अपवाद, जमानत अधिकार, और निराशा जैसा भाव है लोगों में। और खासकर जो जिस उससे आप आते हैं, मैं तो कहता हूं हम तो सब हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, लेकिन ये जो ये है कितना, अब क्या करे, जो आम इंसान की बात की है अरुण दीक्षित साहब ने, यहीं से आप उठाते हुए जो आपकी टिप्पणी है इस पर। धन्यवाद संजीव जी। जैसे आपने कहा कि बेल इज रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। ये सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक आया था, लेकिन अभी चिंता की बात जो सबसे बड़ी है कि इतने लंबे 5 साल तक चीजें न करने के बाद भी अभी सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल का वक्त दिया है। जैसे अनिल जी ने भी कहा कि एक तरीके से आपने न्याय को पूरी तरीके से रोक दिया है, बांध दिया है। तो ये जो मैसेज देने की कोशिश लगातार मुझे लग रहा है कि एक डर और सारी चीजें जो है उसको लेकर के बनाया जा रहा है। और 1 साल का समय, 5 साल के अंदर आपने अभी तक कुछ नहीं किया, 1 साल के अंदर आप ये कहते हैं कि आप, इससे बेहतर है कि एजेंसी को कहते कि आप 60 दिन के अंदर जो है कंप्लीट पूरी चीजें जो है करके उनके सामने पेश करें, लेकिन न करते हुए उन्होंने ये चीज साफ की है कि भाई किसी भी तरीके से हमको 1 साल तक आप हमारे पास नहीं आ सकते। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक नाकामी भी है सरकार की, और सरकार जो है वो भय बनाने की कोशिश कर रही है, एक समुदाय को जो है वो स्पेशली टारगेट करने की कोशिश कर रही है, और ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि आप हमारे सामने अगर बात करोगे तो हम आपको कहीं से भी निकलने नहीं देंगे। तो ये जो मैसेज है वो अलग अलग तरीके से हर जगह पे मुझे लग रहा है कि जा रहा है। ये लोकतंत्र के अंदर ये मुनासिब नहीं है। लेकिन चूंकि इस पूरे मामले को लेकर अब सरकार, सुप्रीम कोर्ट सभी जो है वो इस मामले को लेकर के अपने अपने हिसाब से चीजें कर रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो मैसेज लोगों के अंदर जा रहा है वो बहुत बुरा जा रहा मैंने तो जज एजेंसीज पे ही बात की, मैंने जज एजेंसीज को आखिर कितना, मैंने ये तो कहा था कितना वक्त दिया जाएगा, हाउ लॉन्ग, यही मैंने कहा। है। देखिए ये जो कानून बना है इससे एक बात तो साफ है संजीव जी के, कोर्ट भी जो है वो अपने आप को मुझे लगता है अब बंधा हुआ महसूस कर रही है कि खुल करके बात कर नहीं पा रही है। और एजेंसीज जो है वो अपने हिसाब से काम कर रही है। तो खैर 500 गवाह है, एजेंसी 5 साल में अब तक कुछ नहीं कर पाए। मुझे बताइए 1 साल के अंदर वो ऐसा क्या कर लेगी जिसको लेकर के उमर खालिद या तब्दील इमाम को लेकर के आप बिल दे देंगे। सबसे बड़ी चीज ये है कि इस पूरे मामले के अंदर आपको एजेंसीज को लताड़ना चाहिए था कि इतना वक्त 5 साल में आपने क्या किया है। ज्यादा में ज्यादा आपको विद इन 30 डेज या 60 डेज जो है वो हमारे सामने सारी चीजें जांच करके पेश करनी होगी। अगर आप नहीं करोगे तो हम आप पे भी एक्शन लेंगे और इनको जमानत दे देंगे। आज जो हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये एजेंसीज का मनोबल बढ़ाता है और ये बताने की कोशिश करता है कि हम जिसको भी चाहे सरकार की एजेंसी उठा करके यूएपीए में डाल दे। आप परेशान रहिए, आपको कोई छुड़ाने वाला नहीं है, आपको कोई जगह से इंसाफ नहीं मिल सकता। तो कुल मिलाकर के एक डर और एक भय का माहौल एक माइनॉरिटीज के अंदर स्पेशली जा रहा है, ऐसा लोगों का सोचना है संजीव जी। बढ़ रहा है, मुझे लगता है इकबाल सर, बढ़ रहा है, नाट जा रहा है। और अब तो क्योंकि पहले से मैं प्रदीप जी से सवाल करूं उसके पहले दो मैं ये दिखाना चाहूंगा। देखिए पहले ये देखिए, ये है एक्स है, ट्वीट जिसे हम कहते हैं, ये है राजदीप सरदेसाई जी का। ये सामने है, आप इसको देख सकते हैं, और उन्होंने सारी चीजें कही। मैं इसका, क्योंकि मेरे दर्शक वर्ग हिंदी को समझते हैं, तो मैं तर्जुमा मोटे तौर पे इसका कर देता हूं। ये सारा का सारा जो है उसका जो भाव है, सारे वो कह रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय ने उमर खालिद की जमानत अर्जी का अस्वीकार करते हुए मत व्यक्त किया है कि यूएपीए के प्रावधानों के अंतर्गत वर्तमान परिस्थिति जमानत प्रदान करने के योग्य नहीं है। यद्यपि अभियोजन की कार्रवाई प्रारंभ हुए बिना 5 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। और उधर दंडित अभियुक्त गुरमीत राम रहीम को पुनः पेरोल प्रदान की गई थी 2017 में। दंडादेश के पश्चात वे अनेक अवसरों पर कारागार के बाहर ये रहे। आपने मेरा मौका छीन लिया, मैं इसी पे आ रहा था। ये स्थिति में आपसे सवाल यही करूंगा, ये स्थिति आपराधिक न्याय प्रणाली में दंड, पेरोल का न्याय, जो न्यायिक विलंब के मध्य संबंधों पर गंभीर विमर्श को जन्म देती है। हम लोग जो विमर्श कर रहे हैं, और एक और मैं मैं इसी पे आ रहा था, बिल्कुल राम रहीम पे। मनोज झा भी, मैं आपसे और भी इसमें जोड़ के सवाल करूंगा। आप बोलिए थे कि मनोज झा भी, और मैं चूंकि मेरे दर्शक पर जैसे मैंने कहा हिंदी समझते हैं, तो मैं उसी को कोशिश कर रहा हूं। ये मनोज कुमार झा का है। मनोज कुमार झा में भी वही सारी चीजें हैं। मनोज कुमार झा भी उसी तरीके से पेश आ रहे हैं कि वो क्या क्या है, और वही राम रहीम और तमाम जो चीजें हैं उसमें कहीं निकलती हुई दिखती हैं।
तो मनोज कुमार झा का वही है, उसमें मूल था कि जो ये परेशान करने वाले सवाल खड़े करता है, संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित होने से पहले किसी व्यक्ति को कितनी लंबी कैद सहना पड़ेगी, मतलब सार इस तरीके का है सीधी। और मैं इसमें आपसे, ये तो है ही है, चीजें हैं सवाल का, और इसमें साथ में ये पूछना चाहूंगा प्रदीप जी, दुनिया में क्या संदेश जा रहा है? आप एक तरफ तो बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम और दुनिया भर की बातें, और क्या यहाँ चल रहा है, और आपने जो अभी हमने देखा है 2025 में, कहाँ ले जाएंगे, किस तरफ लाके खड़ा कर रहा है हमको ये सारा कुछ? अब बोलिएगा। संजीव जी, दुनिया में जो भी संदेश जाए हमको उससे नहीं मतलब है, क्योंकि दुनिया भी संदेश कोई अच्छा नहीं दे रही है। जैसे अभी ट्रम्प की बात हुई और पुतिन की बात हो रही है और जो वहाँ बात हो रही है, दुनिया से भी कोई संदेश अच्छे नहीं आ रहे हैं। इसके बाद ईरान की बारी है, ये बताया जा रहा है, इसके बाद किसकी बारी है। और ये पहली बार नहीं, ये ट्रम्प ने किया है, पुराने प्रेसिडेंटों ने इसी तरह। इराक में क्या था, इराक में घुस गए वो, और एक अच्छे खासे शासक को जो इंडिया का दोस्त था। इसमें आप अगर ये कही कि इसमें इंडिया की भूमिका क्या है, अभी तक चुप है इंडिया, चुप है। बहुत ही शर्म की बात है कि एक अग्रेशन जो है 21वीं सदी में संप्रभुत्व देश पे एक दूसरा देश एग्रेशन करके उसके राष्ट्रपति को हटा के अपनी सत्ता लाता, क्यों? क्योंकि तेल के कुएं पे कब्जा करना है। एक बच्चा भी समझ रहा है, और आप हे कर रहे हैं। 1555 लाख करोड़ का तेल भंडार है उस देश। मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, और आप हे कर रहे हैं। आप जो है मतलब कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। हिंदुस्तान, आप नेहरू की बात करते हैं, नेहरू गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उस समय जब दुनिया दो हिस्से में बंट गई थी, जब कोल्ड वॉर के पहले की दुनिया जो थी, उस समय नेहरू ने जो है 80 से अधिक देशों, 90 या 99 कितना ने मुझे याद नहीं है, देशों को मिला के गुरपेश नासिर इन्होंने और उन्होंने बनाया था, और जो 3-4 दशक तक सफल रहा। आप बांग्लादेश में होता है तो आप हॉकी फुटबॉल के प्लेयर को आने से बहुत अच्छा, शशि थरूर ने कहा कि बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है जो टेररिस्ट सप्लाई करता है आपको। आप क्यों उसकी, अगर आप इंग्लैंड के फुटबॉल प्लेयर को ले सकते हैं, क्रिकेट प्लेयर को ले सकते हैं, तो बांग्लादेश को नहीं ले सकते हैं? हिंदू मुसलमान का सवाल, तो ये हिंदुस्तान का बाहर क्या हो गया, आप जरा देखिए। मुझे आज ये पहली बार अफसोस हो रहा है कि अभी तक हम लोग ईडी सीबीआई उसको लेके रो रहे थे कि तो खत्म हो गई है, जुडिशरी पे कमेंट करना शुरू किए थे कि जुडिशरी जो है वो भी इस रास्ते पे जा रही, ये वो। लेकिन आज की तारीख में मैं कह सकता हूं कि जुडिशरी भी ईडी की तरह, उसकी तरह, सीबीआई की तरह खत्म हो गई। मैं लॉजिकल बोल रहा हूं, इसलिए मेरे ऊपर कोई भी, क्योंकि बहुत पहले एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था कि अगर आप प्रावधानों के साथ अगर हमला, आप डीजी वो नहीं देखें अगर, तो आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं फैसले का। बिना ट्रायल के 5 साल ये बोल चुके हैं लोग। मुझे याद है अरुण जेटली ने, जो लॉ मिनिस्टर थे, सहारा के केस में, सेंट्रल, अब वो नहीं है, सहारा नहीं है इसलिए हम बोल सकते हैं, सहारा के केस में कहा था ऐसा केस कभी नहीं हुआ कि बिना ट्रायल के 5 साल तक उसको बेल नहीं दी जा रही है, 3 साल से बेल नहीं दी जा रही है। ये सेंट्रल हॉल में हम लोग के 5-10 लोग थे, उसमें कहा था कि तो अजीब चल रहा है मामला। ऐसा सुप्रीम कोर्ट में कभी नहीं हुआ था कि 3-4 साल उस पर ट्रायल भी नहीं चल रहा, केस तक नहीं हुआ है दर्ज की, मतलब मुकदमा नहीं कायम किए हैं। खालिद का मामला क्या, और राम रहीम के मामले में मामला इतना नहीं है। राम रहीम को 20 साल रेप और मर्डर के लिए सजा मिली है, 20 साल की। पहले केस जानी है। राम रहीम को पैरोल मिलता है, 2-3 दिन का होता है, किसी पिता मर जाता है, लाश फूकनी होती है, या बेटी का ब्याह होता है, उसके लिए भी बड़ी मुश्किल से पैरोल मिलता है। आप 40 दिन का पैरोल दिए हैं, और 17 में गिरफ्तार हुआ ये आदमी, ये ढोंगी या जो भी है कातिल, और इसको 15वां पैरोल है। हिंदुस्तान क्या वर्ल्ड के इतिहास में नहीं देखेंगे आप। क्यों? क्योंकि उसके पास वोट बैंक है। ये तो पॉलिटिकल मामला है वोट बैंक का। जुडिशरी क्या कर रही है? जुडिशरी भी वोट बैंक के लिए रिलीज कर रही है। अभी 5 महीना पहले इसे 30 दिन के लिए पैरोल मिला था, ज्यादा दिन नहीं। 5 अगस्त को इसको पैरोल मिला था 2025 को, 15 अगस्त को इसका बर्थडे मनाने के लिए। कैन यू इमेजिन? ये जुडिशरी का हाल है।
और सुप्रीम कोर्ट देख नहीं रही है। नहीं, जैसे जो उन्होंने कहा, देखिए इकबाल जी जो भी नहीं, बात कर रहे थे, प्रदीप जी इकबाल जी जो बात कर रहे थे, अब सम अप करिएगा, मुझे और सवाल करने हैं, आप करिएगा। वो कह रहे थे ना कि भाई आप कितने वक्त तक, और मैंने भी कहा इंट्रो में कि आप कितने वक्त तक, और आप भी वही बात कर रहे थे, हमने ये बात आप शुरुआत में कह दी संजीव जी। जांच एजेंसियों को क्यों नहीं आप कसते हैं, उनसे क्यों नहीं कहते कि इस संजीव जी, टाइमलाइन में बात आप। मैंने शुरुआत में कह दी जी कि 5 साल बिना ट्रायल के आप बेल नहीं दे रहे हो। आप ही कहते हो कि जमानत अधिकार है, जमानत सजा नहीं है। कई बार अपने वर्डिक्ट में आप कह चुके हो। आप जांच एजेंसियों, आप कई केस छोड़ चुके हो। अनिल जी ने अभी एक बताया, एग्जेम्पशन आप कह सकते, कस्टम का एग्जेम्पशन जो है वो मामूली मामला है। लाखों रुपए का उनको कस्टम देना पड़ा होगा। 100% टैक्स होगा, 150% होगा, 120% होगा, हम नहीं जानते कितना टैक्स लगा था। उसको आपने एग्जाम कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने नहीं किया। क्या हो रहा है? ठीक आप किसको किसको लेके रोएंगे? आप इलेक्शन कमीशन के उसको लेके रोएंगे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेके रोएंगे, या संचार मंत्री को लेकर किसको किसको? इसलिए ये नहीं कि बाहर क्या संदेश जा रहा है। मोटा चीज ये है कि हम लोग में क्या हम लोग कहां चले गए हैं। हिंदुस्तान ट्रम्प जो कर रहा है वो घर के लोकतंत्र पे उतना हमला नहीं कर रहा है, वो बाहर के लोकतंत्र पे कर रहा है। वो एग्रेसिव पॉलिसी, एग्रेशन जो कॉलोनियलाइजेशन का था उस सिद्धांत पे चल रहा है। ठीक, वो डोमेस्टिक पॉलिसी में लोकतंत्र पे हमला नहीं कर रहा है। कर रहा नहीं, है तो उसका जवाब मिल रहा है। यहाँ नाखुश तो है हम लोग, उनका यहाँ अपना तो हम दिल लोग, नाखुश है, यहाँ तानाशाही तो हम भरे लोग रवैये से नाखुश है, हर कोई नाखुश है। मैं लौटता हूँ, नाखुश है, लेकिन कहीं भी नहीं 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 कि अनिल संजीव जी आप नाखुश है? एक भी देश का बताइए, छोटे मोटे चांद और ये सब देश को छोड़ के किसी का रिएक्शन आया हो? दहशत, डर, सीधी सीधी आप नहीं बात। समझ रहे हैं। इवन ब्राजील और जैसे देश जो लैटिन अमेरिका के, वो चुप हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है, ये तलवार, ये बहुत भारी चीज है। जिस हिसाब से आप वर्ल्ड शेड्यूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन हम दोनों को मिक्स नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो दुनिया देखे, यूरोपियन यूनियन देखे, वो संयुक्त राष्ट्र संघ देखे, वहां देखने वाले बहुत हैं। ठीक भारत का ठीक विदेश मंत्रालय देखे, ठीक लेकिन ठीक ठीक। यहां लोग, राम रहीम जैसा क्रिमिनल आदमी पैरोल पे 40 दिन के लिए, वो खालिद को जमानत न मिलने से भी ज्यादा खतरनाक डिसीजन है वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक तो ये ठीक। जुडिशरी में आप सुप्रीम कोर्ट से नहीं, नीचे तक कुछ हाई कोर्ट के जजेस, मैं बात कर रहा हूँ, कुछ हाई कोर्ट के जजेस जो है। मैं प्रदीप से लौटता हूँ, मैं लौटता हूँ। एक तो यही, ये जो इस 1000 साल पीछे जाना, और दूसरा अच्छी अभी ताजा खबर आ रही है जिसपे अभी हमने देखा था। मैं आपसे भी प्रदीप जी इसी को लेकर सवाल कर लूंगा, ममदानी जी की ठीक बाद आपके साथ हूँ। टिप्पणी छोटी है, इसके एक सवाल और मुझे सब चारों से पूछना है, जितना संक्षिप्त सारगर्भित करेंगे तो मेरे लिए बड़ा सुविधाजनक होगा। टाइम हो रहा है मेरा। मुझे ये पूछना है इकबाल जी, अभी जो मेरे पास सूचना ये आ रही, कितनी शिकायतें हैं। अभी वो जब पहुंचे थे अभिषेक बनर्जी अपनी दल बल के साथ, तो उन्होंने कहा था कि 5 सवाल हमने पहले किए थे, 15 अभी किए, इलेक्शन कमीशन किसी का जवाब देता नहीं, वो अपना राग अलापता है, सारा कुछ उन्होंने खोल के रखा था। पदयात्रा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल से खबर ये निकल कर आ रही है कि मोहम्मद शमी, अभी क्रिकेटर की बात कर रहे थे शायद प्रदीप जी ने बात की, नोटिस दिया है कि एसआईआर का फॉर्म आपने गड़बड़ भरा, उनके भाई को भी नोटिस दिया है। और जो तमाम गड़बड़ी है वो इलेक्शन कमीशन को नहीं दिखती, कि लाखों में है वहां भी शिकायत। लेकिन ये चीजों को उकेरना है कि क्योंकि वही है, वो हिंदू और मुसलमान दोनों पर, आप मंदिर पे भी, और जितना संक्षिप्त सागर, यही मैं प्रदीप जी से पूछूं। देखिए जैसे अभी रवि जी ने भी कहा, मैं आपको बता दूं, हम आज भी 1000 साल पीछे हैं। वेनेजुएला पे इतना बड़ा अटैक हो गया और प्रेसिडेंट उठा के ले गए, उस पर हम बात नहीं कर पा रहे। हम आज भी 1000 साल 1500 साल मुगलों में, इसमें उसमें ही दबे हैं, हिंदू मुसलमान में दबे हुए, एसआईआर में दबे हुए। तो ये एक साफ संकेत है प्रधानमंत्री का कि वो जानते हैं बाहर तो मेरी ताकत नहीं है बात करने की, कम से कम देश के अंदर ये चीजें करवा लूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कमजोर है उस पर ये ताकत दिखा रहे हैं, या उस कमजोर के ऊपर लगातार जो बातें चल रही है वो ये है कि कमजोर पर दबाव बनाने की प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री सभी के होते हैं, भले ही वो भाजपा से जुड़े हो, वो संघ से जुड़े हो, लेकिन देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद में वो सभी के माए बाप होते हैं। तो ये जो तरीका प्रधानमंत्री का है, उसको लेकर के जरूर सवाल उठने चाहिए, क्योंकि देखिए वो ट्रम्प को तो बात कर नहीं सकते हैं, चाइना के सामने बात कर नहीं सकते हैं, तो वो कहाँ करेंगे? कहीं ना कहीं तो भड़ास निकलेगी ना। देखिए
अब लोगों ने ये भी कहा है कि भाई शादीशुदा थे और लेकिन पत्नी से भी बात नहीं कर पाए, तो अभी कहीं ना कहीं तो वो निकलेगा और आदमी को अपनी भड़ास निकालनी है। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं संजीव। ठीक ठीक बिल्कुल प्रदीप सर, यही है ना, देखिए संवैधानिक संस्थाएं, यही तो बार बार बात है। और अभी आपने पहले चरण में भी कहा कि अब तो हम कोर्ट्स, जो हम कहते थे आई विल सी यू इन द कोर्ट, लेकिन मैं ये जो मसला है, देखिए दोनों, ये जो ये 1000 साल पहले का निकलना, और दूसरा ये चीजें वही जो मतलब बड़ा कभी कभी इसको थोड़ी खराब भाषा में छिछोरापन कह लीजिए कि गैर जिम्मेदाराना तो है ही, लेकिन ये कि आप वही वही चीजों को उठाइए, उसी पे आप फोकस करिए, बन जाएगी बात पश्चिम बंगाल। हाँ, नहीं नहीं नहीं, बात देखिए, मतलब हो सकता है आप लोगों या सबको, कुछ लोगों को बुरा लगा, ये कम करा रंगा खुश हुआ, मतलब मोदी के व्यवहार से दीक्षित जी रंगा खुश हुआ, यही अंदाज था ना कि हम खुश हैं और कोई शर्म नहीं। हम लोगों को शर्म है ही नहीं। 1000 साल की जब बात हो रही थी तो 1000 साल तक जो मुगल हूं, कुषाण, ब्रिटिश शासन किए, वो वही था। आज वेनेजुएला पे दूसरा राष्ट्र चला गया, हम चुपचाप बैठे हुए हैं, एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। कांग्रेस को, अरे उसको, अमेरिका को, ये वही है। 1000 साल पहले जब गजनी ने आक्रमण किया था तो उस समय क्या था, उस समय का इतिहास पढ़िए। ब्राह्मण गर्भगृह में चिपके, राजपूत गर्भगृह में चिपके बोलते थे सोमनाथ जी बचा लेंगे अपने को। मैं बता रहा हूं, हिस्टोरिकल फैक्ट बता रहा हूं। तो जैसे मोदी जी हैं उसी तरह हम लोग भी, जनता भी हैं। मोदी जी इस मामले में होशियार है कि वो जानते हैं कि हम लोग को 4 लात मारिए, धर्म का नारा दीजिए, जय श्री राम बोलिए, हर हर महादेव बोलिए, हम लोग उसी पे रह जाएंगे। वही 15 साल से 14 साल से वही हो रहा है। राम मंदिर, सोमनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, कृष्ण मंदिर, और देश की 30% जनता, जो 140 करोड़ की बात कर रहे हैं, उसमें से 40 करोड़ जूता खा के भी जय श्री राम, जय श्री कृष्ण बोल रहे हैं। आप क्यों मोदी को कहते हैं? और ये क्या हो रहा है? जुडिशरी के लोग कहाँ हैं? इलेक्शन कमीशन कहाँ है? पूरे कुएं में भांग मिल गई, ये खतरनाक ये है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरे कुएं में भांग मिली। एक एक टिप्पणी बोलिए आप, करिए। सर, जब वो ऐसे टॉपिक पे आप लेते हैं तो थोड़ा सा भड़ास हम लोग को भी लगाने निकालने दीजिए। हाँ, नहीं तो फिर हम लोग बीवी पे भड़ास निकालेंगे। करिए जल्द संक्षिप्त सार में संजीव जी, जो मैं कह रहा था कि ये जो है ये जो मोदी और साग तो कोई नेता है नहीं। बीजेपी ने, हम तो 10 बार आप क्या बोल चुके, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, पॉलिटिकल सोच नहीं है, पॉलिटिकल समझ नहीं है। लेकिन ये भांग इसी सोसाइटी से सब हम लोग निकले हैं। जर्नलिज्म में भी वही हैं, जुडिशरी में भी वही हैं। आज जो हम, आप और दीक्षित जी बैठ के रो रहे हैं, हम लोग पके हुए चावल पुराने निकल गए थे। लेकिन इस समय जो पैदा हो रहे हैं, इस समय जो सर्विस में आ रहे हैं और चीफ सेक्रेटरी लेवल तक पहुंच रहे हैं, वो वही पहुंच रहे हैं जो रीढ़ विहीन, चाहे अकबर हो, चाहे सल्तनत पीरियड हो, चाहे ब्रिटिश हो, जिनके दरबार में हाँ जी करते थे, वो है। दो चार बेचारे हैं वो उसमें चुपचाप बैठे, पहले भी थे। मौका मिलता था तो वो भगत सिंह उनको पर्ची थमा देते थे बैठे बैठे, आज भी हैं। लेकिन आज किसी अखबार वाले की हिम्मत नहीं है, किसी चैनल की हिम्मत नहीं है कि वो एक्सक्लूसिव स्टोरी छापे। कोई ऐसा हो सकता है? इतने लोग, दीक्षित जी आप लोग इतने साल से जर्नलिज्म में हैं, कि 10 साल का कोई घोटाला ही नहीं हुआ हो। मुद्रा क्या है? अरे सब कुछ, मैं प्रदीप जी, आप सर, मैं एक जवाब और लेना, प्लीज आप घोटाले हैं, अलग इसमें एक चर्चा चूस के खाते हैं। जी मैं 1 मिनट बोल के निकल जाऊंगा, मुझे कहीं ठीक है। मैं बस यही जो नैतिक शक्ति वाली बात कर रहे हैं, इसलिए मुझे भी थोड़ी उम्मीद है, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि कभी कभी लगता है कि ये ताकतें जीत जाएंगी। मैं पूरा सेंटेंस नहीं याद है, लेकिन बहुत बढ़िया सेंटेंस है। कभी कभी ये लगता है कि ये ताकतें जीत जाएंगी, कमजोरी महसूस होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं। इतिहास देखे तो ऐसा होता नहीं। उसी आशा पे हम लोग जी रहे हैं। और जो जापानीज वाली बात कहें आप, ये लोग जानबूझ के नहीं बताते हैं। मैं अंडमान गया था, वहाँ की जो हिस्ट्री देखा, वहाँ जो बताया गया मुझे,
वो अंग्रेजों से ज्यादा अत्याचार जापानियों ने किया था, झट से ज्यादा मर्डर जो जापानियों ने किया था। रात में समुद्र में उनको मार दिया गया जिसका कोई नोटिस नहीं लिया गया। तो वो बहुत चीजें ऐसी हैं जो कि अब सुभाष चंद्र बोस के लिए बंगाल में है, वहां नहीं बोला गया होगा ये बात, लेकिन उन्होंने, और सुभाष जी की मौजूदगी में वो गए थे वहां पे, उनकी मौजूदगी में वो जो परेड का सलामी लेने गए वहां अंडमान में, वो एक अलग इतिहास। तो मैं यही मेरा मानना है, निराशा बहुत है, हर जगह है, दुनिया में पूरा निराशा छाया है। जो वेनेजुला में हो रहा है, जो वहां हो रहा है, जो पुतिन और उनका वार जो हो रहा है, जिस तरह यूरोपियन यूनियन कर रहे हैं, जिससे हमारे विश्वगुरु कर रहे हैं, और ये जो क्या नाम है तड़ीपार आदमी जब गृह मंत्री बन गया, मतलब आरोप वाला, और जो गृह राज्य मंत्री थे उनका बेटा भी, उनको भी इस्तीफा नहीं देना पड़ा, जब बाद में इस्तीफा देना पड़ा जब आपको तो इसलिए इसके बाद भी मुझे लगता है कि लेट अस होप ठीक चिंगारी निकलेगी। ठीक चिंगारी निकलेगी। बहुत शुक्रिया, आप शुक्रिया करता हूँ। इकबाल सर, आपकी टिप्पणी में मैं खत्म करता हूँ। अरुण दीक्षित जी, आप अगर प्रदीप जी आप निकलना चाहें तो निकल सकते हैं। आपको जाना है शायद, कह रहे हैं ना, आप निकल सकते हैं। थैंक यू। जी इकबाल सर, सबसे बड़ा आज मुद्दा डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के जो है ना, उससे ही बड़ा मुद्दा सेनेटर जो लिंडसे ग्रैहम का है, जो उन्होंने कहा है, देखिए साथ खड़े थे, बहुत चौंकाने वाला था कि पिछले महीने जब वो इंडियन एम्बेसडर के साथ खड़े थे तब उन्होंने क्या कहा कि हम रशिया से तेल लेना कम कर रहे हैं और उस तेल को लेकर के हम ट्रेड जो है वो कम कर रहे हैं। तो ये साफ तौर पर संकेत जा रहा है कि उनका ये जो बयान है ना, इसलिए गंभीर हो जाता है, और ये संकेत देता है कि भारत आने वाले आर्थिक फैसले को लेकर के संसद के जरिए लॉबिंग कर रहा है क्या वहां पर, और डोनाल्ड ट्रंप को इन सारी चीजों को लेकर के मनाने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत बड़े सवाल है। और देखिए, रशियन ऑयल का जो हमने मुद्दा उठाया है, ये विदेशी नीति का नहीं बल्कि सीधा ये आर्थिक मुद्दा है भारत के लिए। अगर हम बात करें निश्चित है ना, रशिया से जो तेल खरीदा है भारत ने पिछले कुछ वर्षों में, तो उन्होंने एक तरीके से अपना इन्फ्लेशन काबू में रखा है, आप देखिए। और मैं तो देखिए इकबाल सर, वो सारा मैं तो क्रिया की प्रतिक्रिया की बात करता हूं, क्रिया की जो प्रतिक्रियाएं हो रही है, देखिए अब बहुत सहन नहीं कर रहे हैं।